हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। अब कक्षा 12 अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो पार्ट 2 हम देख रहे हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसका एक इंपॉर्टेंट और बेहद खास टॉपिक लेकर उपस्थित है, वो है मांग यानी कि डिमांड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे इकोनॉमिक्स में, और खास करके आप जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मांग या डिमांड के बिना आपकी पूरी पढ़ाई जो है अधूरी है। तो इस इंपॉर्टेंट सेशन को आज देखेंगे, मांग को समझेंगे यानी डिमांड को समझेंगे। पर उससे पहले यह ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। यहां 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाएगा। आप निःशुल्क रूप से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में बेहतर अंक पा सकते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं या मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई यहां से करते रहिए और निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाते रहिए। अब आती है बात मांग की। देखिए, इस चैप्टर में जो पहले हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता के नियम, इसके साथ साथ हमने पढ़ लिया कि भाई अनुदिमान वक्र क्या है, उपभोक्ता का संतुलन क्या है, अनुदिमान वक्र द्वारा संतुलन कैसे बनता है, अनुदिमान वक्र की विशेषताएं क्या है, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें हमने देख ली हैं। आज हम जो देखने वाले हैं, अब इसमें अगला पार्ट जो पहले एक अलग चैप्टर भी हुआ करता था, वो है मांग, जिसे कहते हैं डिमांड। क्या है भाई मांग? तो मैंने यहां पर कुछ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि मांग जो स्टार्ट होता है पूरी इसकी कहानी, वो होगी वस्तु दर्शन से। वस्तु दर्शन का मतलब आप किसी चीज को देखेंगे या मान लीजिए उसके बारे में सुनेंगे, फिर उससे संबंधित आपके अंदर इच्छा जागृत होगी कि काश ये चीज मेरे पास होती। अब इसमें वस्तु और सेवा सब कुछ होता है। वो हो सकता है कहीं घूमने फिरने का मन हो सकता है, कोई खाने वाली चीज का मन हो सकता है कोई पहनने वाली चीज का मन हो, कुछ भी। तो वस्तु दर्शन होगा, इच्छा होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव आता है, इच्छा का आवश्यकता में बदलना। आवश्यकता में बदलने का मतलब होता है संसाधनों का होना। ठीक है, संसाधनों का होना कि क्या उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज आपके पास हैं, क्या वो सभी संसाधन हैं जिससे आप पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो संसाधन हैं जिससे आप उस वस्तु को खरीद सकते हैं, तो वो आपकी आवश्यकता बन जाती है। यानी डिजायर चेंज इनटू नीड, डिजायर चेंजेस इनटू नीड। ध्यान से समझिएगा, जो आपको इच्छा हुई थी अब आपकी आवश्यकता बन जाएगी। और आवश्यकता कब बनेगी? जब उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास साधन हो या संसाधन हो, या जिसको आप अपनी आय कह सकते हैं कि उतनी आय होनी चाहिए। और जब यह आवश्यकता पूरी हो जाए, तो अब आवश्यकता पूरा करने के लिए आपके पास संसाधन है, तो एक निश्चित कीमत और समय पर जब आप उसकी मांग करते हैं या उसको खरीदते हैं, तो आपकी मांग कहलाती है। यानी जब आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास संसाधन हो, तो वो आवश्यकता बन जाती है। और एक निश्चित कीमत और समय पर जब आप उसको खरीदते हैं, तो वो आपकी मांग बन जाती है। यानी किसी वस्तु को किसी निश्चित कीमत और समय पर जो वस्तु की मात्रा मांगी जाती है, वो मांग कहलाती है। ये मुझे आपसे इन शॉर्ट में समझाना था। अब आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि डिमांड का मतलब क्या है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है। सामान्य नॉर्मल कंडीशन में हम बोलेंगे कि भाई कोई वस्तु हम पाना चाहते हैं, वो हमारी मांग होगी। किंतु मांग और इच्छा में एक अंतर है। यहीं पर आपको एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पर अंतर समझना है। इच्छा से अभिप्राय किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की चाह से है। जब इच्छा केवल इच्छा न रहकर हमारी आवश्यकता भी बन जाए, तो वो और हमारे पास उसका पूर्ति का साधन और पाने की तत्परता हो। मतलब एक तो हम उसको खरीद सकते हो, दूसरा खरीदने को तैयार भी हो। मान लीजिए खरीदने के लिए हमारे पास साधन है, पर तत्परता नहीं कि हम खरीदें, मन नहीं कि खरीदें, ऐसा नहीं होना चाहिए। खरीदने का साधन भी हो और उसके लिए तत्परता भी हो, तब वो क्या हो जाएगी? वो मांग बन जाती है, या इसको हम डिमांड कहते हैं। तो जब किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की चाहत होती है, वो इच्छा बनती है। जब उस इच्छा को पूरा हम कर सकते हैं, तो वो आवश्यकता बनती है। और फिर उसको आवश्यकता बनने के बाद जब हम तत्पर होते हैं उसको खरीदने के लिए, तो वो हमारी मांग बन जाती है, डिमांड कहलाती है। इस प्रकार मांग से अभिप्राय उस इच्छा से है जिसको संतुष्ट करने के लिए उपभोक्ता के पास साधन है और उन साधनों को व्यय करने को भी तत्पर है। यानी दोज डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड, यानी देयर आर इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिजायर and consumer is willing to pay for it. Consumer is willing to pay and consumer is willing to spend for that.
मांग में प्रभावी इच्छा के साथ निश्चित समय और निश्चित कीमत का तत्व भी प्रभावित होता है। तो एक तो मांग में प्रभावी इच्छा हो, देखिए इच्छा और प्रभावी इच्छा दो चीज है, डिजायर एंड इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर कब बनता है? जब आप उस डिजायर को पूरा कर सके, जब आप उस इच्छा को संतुष्ट कर सकें। तो प्रभावी इच्छा के साथ साथ जो जरूरी चीज होती है वो एक समय की बात होती है कि किसी निश्चित समय पर मांगी गई हो और एक निश्चित कीमत भी उसमें जुड़ी हुई हो, तब वो आपकी मांग बन जाती है, आपकी डिमांड बन जाती है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जो मात्रा खरीदी जाएगी वो उसकी मांग कहलाएगी। जेएस मिल के अनुसार मांग से हमारा आशय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस दशा में मांग सदैव मूल्य से संबंधित होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मांग के साथ जुड़ी रहेगी वो जुड़ी रहेगी उसकी कीमत, यानी कि प्राइस। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि जो वस्तु की कीमत है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मांग को डिफाइन करने में। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कीमत इससे जुड़ी हुई है। ठीक, तो क्या कहा है जेएस मिल ने कि मांग से हमारा आशय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस दशा में मांग सदैव मूल्य से संबंधित होती है। अब कहानी यहां शुरू होती है कि मांग और मूल्य का संबंध है कैसा। तो बहुत बड़े बड़े शब्दों में देख लीजिए, वो संबंध है नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक। ठीक, जिसको आप क्या बोलते हैं? निगेटिव रिलेशंस, निगेटिव रिलेशनशिप। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो, या जिसको उल्टा कहते हैं ठीक है, इसका मतलब यह कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर वस्तु की मांग बढ़ेगी तो समझ लीजिए कीमत घटी होगी, या वस्तु कुल मिलाकर वस्तु की अगर कीमत घट जाए तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाए तो मांगी गई मात्रा घट जाती है। इसी को कहते हैं, इसी नकारात्मक संबंध को दर्शाने को कहते हैं मांग का नियम। आगे हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट, मांग का नियम। ये क्या कहता है स्पष्ट रूप से? वो ये कहता है, जेएस मिल तो कह रहे हैं कि मांग और मूल्य में संबंध रहता है, लेकिन मांग का नियम ये बताता है कि ये संबंध नकारात्मक रहता है। आगे चर्चा करेंगे। मेयर्स के शब्दों में किसी वस्तु की मांग उन वस्तुओं की मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्य पर खरीदने को तैयार है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक सारणी बना दी, यहां लिख दिया कीमत और यहां लिख दिया मात्रा जितना वो मांग कर रहा है। तो मैंने कर दिया कीमत 10 थी तो वो 2 मात्रा लेता था, कीमत 8 हुई तो वो 4 लेने लगा, कीमत और घटी तो ये 6 लेने लगा। तो ये जो सारणी आपने टेबल देख रहे हैं अपने सामने, तो मेयर्स यही कहते हैं कि ये मांग कुल मिला के एक ऐसी सारणी है जो बताता है कि अलग अलग विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता कितना मांग करने को तैयार है, कितना वो डिमांड कर सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई क्या क्या चीजें मिलकर मांग को बनाती हैं। देखिए 2 चीजें हैं, एक तत्व वो है जो मांग को प्रभावित करेंगे, मांग को घटाने बढ़ाने में हेल्प करेंगे, उसको आगे देखेंगे। अभी ये है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मांग को बना देती हैं, कि जो एक तरह से मांग को क्रिएट करने में जरूरी है। तो पहला, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। इच्छा यानी आपके पास क्या होनी चाहिए, जैसा मैंने शुरू में बताया, डिजायर, कि हाँ भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इस चीज की जरूरत है, या मुझे इस चीज पे ये चीज पसंद है। फिर वस्तु को प्राप्त करने के साधन, यानी कुल मिलाकर क्या, रिसोर्सेज। ठीक, आपके पास वो साधन हो, वो आय हो जिससे आप उसको प्राप्त कर सकें। उसके बाद वस्तु विशेष पर साधन व्यय करने की तत्परता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, यानी व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, वो खर्च करने को तैयार हो। वस्तु प्राप्ति की इच्छा कीमत विशेष से होना, कीमत विशेष होना यानी कि एक प्राइस है ना, इसकी क्या होनी चाहिए, एक प्राइस होना चाहिए कि भाई आप कोई भी चीज अगर पाना चाहते हैं, मान लीजिए लेट सपोज मुझे ये पेन खरीदना है, मुझे इस पेन के खरीदने की इच्छा भी है, जरूरत भी है, पैसा खर्च करने को तैयार भी हूं, लेकिन पता चला ये पेन 5 रुपए की जगह 5 लाख का है, तो क्या मैं उसको खरीदूंगा? नहीं। एक विशेष कीमत होनी चाहिए जिससे मेरी इच्छा संतुष्ट हो। मांग का संबंध किसी समय विशेष से न होना, बिल्कुल ठीक बात, सॉरी किसी समय विशेष से होना, यानी एक कीमत, जो इस वस्तु की कीमत और मांग है वो एक समय पर होगी, ऐसा थोड़ी कि कभी भी होगी। तो वस्तु या सेवा के लिए की जाने वाली मांग व्यक्तिगत मांग अथवा बाजार मांग भी हो सकती है। यानी यहां पर मांग जो है वो 2 तरीके से देखा जाता है। तो एक तो ये तत्व हो गए जिन तत्वों से मांग बनता है। फिर मांग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलता है कि मांग का प्रकार आप कैसे कह देंगे कि किस प्रकार का मांग होगा। तो यहां पर 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें चलती हैं और वो होती है, एक होता है व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग जिसको बोलते हैं
इंडिविजुअल डिमांड, क्या बोलते हैं जी, इंडिविजुअल डिमांड, ठीक बात है। और एक और मांग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाजार मांग, ध्यान से समझिएगा, बाजार मांग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड। अब इसको समझना जरूरी है। व्यक्तिगत मांग का मतलब क्या है, एक व्यक्ति, ठीक, एक व्यक्ति या एक फर्म, कोई एक फर्म है, कोई एक व्यक्ति है, वो अगर एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में किसी वस्तु की मांग करता है, वो व्यक्तिगत मांग कहलाती है। बाजार मांग क्या है, व्यक्तिगत मांग का योग, सीधे सीधे जब कई लोग एक साथ किसी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांग करते हैं, या आप कह लीजिए कि जो व्यक्तिगत मांग बनी हुई है उसी को जोड़ दिया जाए तो यहां से बाजार मांग निकल जाती है, इसको हम बाजार मांग कहते हैं, ठीक बात। मैं थोड़ा सा और आपको टेबल से और ग्राफ से समझाता हूं, इसको आप यही समझते चलिए, ये बहुत जरूरी है ताकि आगे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक बात है। मांग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देख रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं वस्तु की कीमत, ठीक, वस्तु की कीमत जो है 10 थी, फिर घट के 5 हो गई, तो यहां पर एक ले लीजिए राम, राम की मांग कितनी हो जाएगी, अगर कीमत घटी है तो मांग बढ़ेगी, 2 से 4 हो जाएगी। फिर हमने ले लिया यहां श्याम की मांग, अच्छा इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम अगर इसका टेबल बनाएं, इसको खींचना चाहें एक्स वाई, ठीक, यहां ले लीजिए कीमत, इस तरह ग्राफ बनाते हैं, और यहां ले लीजिए मांग, ठीक। तो कीमत कितनी है, 5 से 10 है, 5 10 बराबर बराबर का गैप लेते हैं, ये 2 और 4 है, तो 0 से 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, या 2 या 4 भी कर लीजिए। जब 10 कीमत थी तो मांग 2 थी, 10 और ये 2 के ऊपर और 10 के सामने यहां आ जाएगी, और फिर 5 से 4 हो गई, 5 और 4 के सामने यहां आ जाएगी, तो मांग वक्र कैसी हो गई, ये ऐसे हो गई। ये क्या हो गया, ये हो गया व्यक्तिगत मांग, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं राम की मांग। क्यों व्यक्तिगत मांग क्यों है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की मांग है। तो ये हो जाएगी व्यक्तिगत मांग तालिका, और ये व्यक्तिगत मांग वक्र। कोई कंफ्यूजन, ये है व्यक्तिगत मांग वक्र और ये है व्यक्तिगत मांग तालिका। मैं यहां लिख देता हूं, ये है व्यक्तिगत मांग वक्र और ये है व्यक्तिगत मांग तालिका। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब लेट सपोज मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, राम के साथ यहां पे श्याम जोड़ता हूं, ठीक, और इसी 10 रुपए कीमत पे वो 5 और 8 ये मांग करता है, ठीक बात हो गई। यानी पहले 10 और 5 पे ये 2 और 4 कर रहा था, ये 5 और 8 की डिमांड करता है। अब इन दोनों को जोड़ के मैं बनाता हूं बाजार मांग, बाजार मांग, ध्यान से समझिए। तो बाजार मांग क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा, ठीक बात है। तो 5 और 2 ये 7 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा। अब ये हो गया बाजार मांग और पूरी तालिका क्या हो गई, बाजार मांग तालिका हो गई। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। आइए इसको भी खींच लेते हैं, इसको भी ग्राफ से हम शो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। यहां से लेते हैं, देखिए कीमत तो 5 से 10 है, 0 5 10 ऐसे हमने ले लिया। अब मिनिमम मांग कितनी है और मैक्सिमम कितनी तक, हम एक ही पे सब बाजार मांग को लेंगे। तो 2 मिनिमम है, 12 मैक्सिमम है, तो 2 का गैप लेके बना लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, ठीक। सबसे पहले राम की मांग, तो 10 पे 2 5 पे 4 5 पे 4, अगर हम ये खींच दिया हमने तो ये हो गई किसकी, राम की मांग। इसको इजीली हम बता सकते हैं ये किसकी हो जाएगी, ये राम की मांग हो जाएगी। दूसरा हम किसको करेंगे, 10 पे 5, 10 और 4 और 6 के बगल में 5 हो जाएगी, 4 और 6 के बीच में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगी 5 है और ये 8 हो जाएगी, 5 पे 8। बाजार मांग क्या होगी, 10 पे 7, 6 और 8 के बीच में
यहां ये 7 हो जाएगी, और फिर 5 पे 12, 5 पे ये 12, ये यहां आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं और इसको 3 मान लूं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी ये हो गई बाजार मांग। क्लियर है? ये राम की मांग, ये श्याम की मांग और ये बाजार मांग। ये थी व्यक्तिगत मांग, ये है बाजार मांग। दोनों व्यक्तिगत मांगों को हमने जोड़ दिया। इसमें कोई डाउट है? बहुत अच्छा। यहां आप ये क्या लिया है? ये एक्स एक्सिस पर कीमत, सॉरी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मांग, ये लिखना मत भूलिएगा। यहां एक्स और यहां वाई बनाना मत भूलिएगा। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है जी, चलिए। तो यहां यही बताया जा रहा है कि वस्तु और सेवा के लिए जो की जाने वाली मांग है वो व्यक्तिगत मांग भी होती है, वो बाजार मांग भी होती है। अच्छा, इसके बाद हम एक चर्चा करते हैं कि मांग के प्रकारों में और क्या आता है। तो एक आता है कीमत मांग। ठीक है, कीमत मांग का मतलब यह है कि मांग और कीमत का संबंध। ठीक है, कीमत एवं मांग का संबंध। एक होता है आय मांग, यानी आय तथा मांग का संबंध, आय तथा मांग का संबंध। और ये आड़ी मांग जो होता है वो संबंधित वस्तुओं के वजह से, संबंधित वस्तु का मांग पर प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले इन 3 चीजों को समझिए। कीमत मांग यानी कीमत जो है किस प्रकार मांग को प्रभावित कर रही है, कैसे कीमत डिसाइड करेगी कि मांग कितना होगा, चर्चा करेंगे। यहां पर आपको मांग का नियम भी हम पढ़ेंगे कि कीमत और मांग में हमेशा नकारात्मक या एक तरह से कह सकते हैं कि उल्टा संबंध देखने को मिलता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझेंगे कि भाई कैसे जो है मांग और कीमत और मांग एक दूसरे से संबंधित रहती है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और कीमत मांग के थ्रू हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, कीमत मांग में क्या है कि इस कीमत मांग से अभिप्राय, कीमत मांग से का अर्थ यह है कि कीमत और मांग का संबंध क्या है, यानी अलग अलग कीमतों पर किस स्तर की मांग होगी, उसकी मात्रा क्या होगी, यह बताने का प्रयास किया जाता है। कीमत मांग किसी वस्तु की उस मात्रा को बताती है जो अन्य बातें समान रहने पर। अब ये जो अन्य बातें समान रहने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक इस्तेमाल होता है शब्द कैटरस पेरिबस। कैटरस पेरिबस, इसका मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें मतलब जिस चीज की बात हो रही है इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर समान रहेंगे। एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमत पर क्या क्या खरीदने को तैयार है, ये कीमत मांग है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कीमत और मांग का संबंध यहां बताने का प्रयास किया जाता है, और यह संबंध हमेशा नकारात्मक होता है, यानी कि ये निगेटिव होता है। इस बात को आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसी कारण जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक रूप से या निगेटिवली स्लोप होती है, ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं की ओर, क्योंकि अधिक कीमत पर मात्रा घटती है, कम कीमत पर मात्रा बढ़ती जाती है। इसको डिटेल में देखेंगे, मांग के नियम में भी समझेंगे। फिर कहानी आती है आय मांग की, जिसको हम बोलते हैं इनकम डिमांड। यानी अब यहां पर कीमत और बाकी चीजें बराबर रहेंगी, लेकिन अब इनकम चेंज होगा, और विभिन्न इनकम यानी अलग अलग आय के स्तरों पर उपभोक्ता किस प्रकार से मांग करेगा अलग अलग वस्तुओं का, वो आय मांग कहलाती है। तो आय मांग से तात्पर्य वस्तु और सेवाओं की उन विभिन्न मात्राओं से है जो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार है। यानी जो इनकम का अलग अलग लेवल है उस पर उपभोक्ता जो अलग अलग चीजें खरीदना चाहता है, इसे हम आय मांग कहते हैं। यहां अन्य बातें समान रहने से अभिप्राय है कि उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, वस्तु के सेवा के मूल्य, इस संबंधित वस्तुओं के मूल्य, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं देखा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप समझेंगे, इसको भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आड़ी मांग, आड़ी मांग से अभिप्राय अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु या सेवा की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो संबंधित वस्तु या सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन होने से उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाएंगी। अब संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। देखिए, संबंधित वस्तु जो है, संबंधित वस्तु जो होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न, और एक होती है पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
अब स्थानापन्न और पूरक कौन कौन सी वस्तुएं हैं? देखिए, जो एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल की जाती हैं, एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल की जाती हैं, वो स्थानापन्न है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे जैसे चाय और कॉफी, चाय कॉफी, ठीक बात। और पूरक क्या होती हैं? जो एक साथ यूज होती हैं, एक साथ, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक बात। और उसमें क्या होता है? पेन, स्याही, ठीक, या कार और पेट्रोल। अब देखिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री या स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ये हमेशा एक वस्तु की कीमत दूसरे की मांग को प्रभावित करती है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि आड़ी मांग होता है, यानी एक जो वस्तु होगी वो एक वस्तु की जो कीमत होगी वो दूसरे वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी। जैसे मान लीजिए अगर चाय बहुत महंगी हो जाएगी तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, लोग चाय छोड़ के कॉफी पीना शुरू कर देंगे। या अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की मांग बढ़ेगी और कॉफी की मांग घटती चली जाएगी। तो यहां पर ये स्थानापन्न वस्तुएं जो हैं, इसमें एक वस्तु की कीमत दूसरे वस्तु की मांग को घटाती बढ़ाती है, लेकिन उल्टा निगेटिव असर पड़ता है। मतलब अगर इसकी कीमत बढ़ेगी, सॉरी पॉजिटिव असर पड़ता है, इसका कीमत अगर बढ़ेगा तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन पूरक वस्तु क्या है? ये एक साथ जुड़े होते हैं। तो अगर मान लीजिए कार महंगी हो गई तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी, या पेट्रोल महंगी हो गई तो कार की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं। तो इस प्रकार ये जो संबंधित वस्तुएं हैं वो भी क्या करती हैं? मांग को प्रभावित करती हैं, और इसीलिए इनको आड़ी मांग का नाम दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अगर आप मुख्य रूप से देखें तो उपभोक्ता के लिए कीमत, आय और आड़ी मांग यानी संबंधित वस्तुएं की कीमत, ठीक, ये जो चीजें हैं संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये चीजें बहुत हद तक मांग को डिटरमाइन करती हैं या मांग को प्रभावित करती हैं, ठीक बात है। अच्छा, अब प्रतिस्थापन वस्तुएं, संबंधित वस्तु में ही प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तु हैं। तो जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रतिस्थापन, या इसको और क्या कहते हैं? स्थानापन्न, स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, जिसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक। तो उन्हें प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं, जैसे चाय तथा कॉफी। प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है, बिल्कुल ठीक बात है ना। अर्थात एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरे वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि कर देगी, जैसे चाय और कॉफी, ठीक है, गेहूं या चावल जो एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल हो। तो अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफी की मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये महंगा हो गया तो लोग इसकी जगह पे इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और ये सस्ता हो जाएगा तो इसकी मांग घट जाएगी, क्योंकि ये अगर महंगा, ये सस्ता हो गया तो लोग उसको कॉफी क्यों पिएंगे, इसी को ज्यादा पिएंगे, है ना। इसी तरह गेहूं और चावल किसी भी एग्जांपल में आप ले सकते हैं। तो ये कहानी है प्रतिस्थापन वस्तुओं की। पूरक वस्तुएं क्या है, जिनको अंग्रेजी में मैंने आपको क्या बताया था? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब इसको एक लाइन में आप ये लिख सकते हैं, एक साथ, टुगेदर, एक साथ जो प्रयोग की जाती हैं। तो जिन वस्तुओं का एक दूसरे के साथ पूरक रूप में प्रयोग किया जाता है वो पूरक वस्तुएं होती हैं, जैसे पेन तथा स्याही, कार तथा पेट्रोल, है ना। अब यहां पर एक वस्तु की कीमत दूसरे वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी, लेकिन उल्टा संबंध थोड़ा रहता है, वहां सीधा सीधा था। यहां अगर मान लीजिए कार की कीमत बढ़ जाती है तो यहां पर पेट्रोल की मांग घट जाएगी। पेट्रोल की मांग क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि जब इसे ही लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो पेट्रोल कौन भराएगा। अगर पेन महंगा हो गया तो रिफिल अपने आप उसकी डिमांड घट जाएगी। तो यहां भी एक वस्तु की कीमत दूसरे को प्रभावित करती है, लेकिन थोड़ा उल्टा संबंध रहता है। अगर इसकी कीमत बढ़ गई तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी। तो ये हो गई पूरक वस्तुओं की कहानी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेंट्स, अंग्रेजी में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब आप समझ ही चुके हैं कि पूरक वस्तुएं क्या है, स्थानापन्न वस्तु क्या है, जिसको संबंधित वस्तु कहा जाता है, क्या मतलब है, आय और कीमत के बारे में देख ही चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कौन सी वो चीजें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं या मांग को डिटरमाइन करती हैं, जो ये तय करती हैं कि मांग कितना होगा। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है वस्तु की कीमत, यानी प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक, वस्तु की कीमत।
तो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उसका कीमत होता है, यानी प्राइस होता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग भी परिवर्तित हो जाती है। प्रायः वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। बिल्कुल ठीक बात। इससे हमने क्या निकाल लिया कि वस्तु की कीमत तथा मांग, इसमें क्या है? नकारात्मक संबंध है। क्या है जी? नकारात्मक संबंध। ठीक, निगेटिव रिलेशनशिप है, यानी वस्तु की कीमत ले लीजिए और वस्तु की मांग ले लीजिए तो उसमें एक निगेटिव संबंध देखने को मिलता है, लेकिन ये मांग को प्रभावित तो करती हैं। तो सबसे पहले जब किसी मुद्दे की बात होगी कि भाई वो कौन सा मुद्दा है जो मांग को प्रभावित कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले आप किसका नाम लेंगे? वस्तु की कीमत, यानी प्राइस ऑफ गुड। एंड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप या देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ अ गुड्स। तो अगर इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, तो अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? अपने आप घट जाएगी या मांगी गई मात्रा घट जाती है। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या हो गया? वस्तु की कीमत। दूसरा आ जाएंगे इसके बाद इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता की आय, यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, पहले वाले को आप चाहें तो इसके साथ ग्राफ बना के भी दे सकते हैं। यहां ले लीजिए कीमत, यहां ले लीजिए कीमत और यहां ले लीजिए मांग। एग्जाम में आप ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। कीमत 10 से 5 हो गई, कीमत घटी है यानी मांग बढ़ेगी, मांग 5 से 10 हो गई। तो अब इस स्थिति को आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। इस वाई एक्सिस पर कीमत ले लीजिए और एक्स एक्सिस पर मांग ले लीजिए। ठीक, 0 मांग 5 10, ये भी 5 10, 10 पे 5 10 और 5 5 पे 10 5 पे 10, ये मांग वक्र यहां आ गई। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि भाई कैसे मांग कीमत जो है वो मांग को प्रभावित कर रही है। अगली कहानी आ जाएगी किसकी? उपभोक्ता की आय की। अब यहां आपको एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि आय तथा मांग में सकारात्मक संबंध, ये बहुत क्लियरली समझना है। अच्छा, एक बात और आपको समझना है। सबसे पहला हमने चर्चा किया वस्तु की कीमत प्रभावित करती है। अब कीमत के बाद हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें आय है। तो कीमत हमेशा अलग देखी जाती है और बाकी पॉइंट्स को कीमत के अतिरिक्त देखा जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए समझना, या आप समझेंगे तो आपको क्लियरली चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर यह बोलता हूं, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। अब पहला मैंने लिख दिया वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत। दूसरा मैंने लिख लिया उपभोक्ता की आय। तीसरा मैंने लिख लिया रुचि या पसंद। ठीक, चौथा मैंने लिख लिया जनसंख्या, अभी चर्चा करेंगे। ठीक, पांचवा मैंने लिख लिया क्या? तकनीक में सुधार या कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। तो अच्छा, हां, संबंधित वस्तुओं की कीमत। ठीक, अब मैं क्यों कह रहा हूं समझिएगा अभी। फिर हम लिख सकते हैं क्या? जलवायु, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या है, ये सारी चीजें मांग को प्रभावित करती हैं, लेकिन हमेशा हमको दिमाग में क्या लेके चलना है? ये सारी चीजें एक साथ और ये अकेले कीमत एक साथ। वस्तु की कीमत जो है वो सबसे प्रमुख रूप से अलग देखा जाता है और एग्जाम में लिखते समय भी देखना है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मांग वक्र में परिवर्तन होता है तो वस्तु की कीमत की वजह से एक अलग परिवर्तन है और कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से एक अलग परिवर्तन है। तो ये जितने भी कारण नंबर 2 से आप देख रहे हैं, ये होता है कीमत के अतिरिक्त, कीमत के अतिरिक्त। ठीक है, और ये सारा क्या है? ये वस्तु की कीमत से संबंधित है। तो ये आपको दिमाग में एक लेके चलना है। तो कीमत के अतिरिक्त कारणों में सबसे पहला कारण आता है उपभोक्ता की आय का, और उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में हमेशा सकारात्मक संबंध देखा जाता है। तो वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करती है। यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो तो आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और आय कम होने पर वस्तु की मांग घट जाती है। मतलब मान लीजिए यहां पर कीमत है
वो अभी भी 10 का 10 बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि मांग 10 से 20 हो जाए। ठीक, तो या इस कंडीशन में अगर आप मांग वक्र बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर ये कीमत अभी भी 10 है, लेकिन मांग 10 से 20 हो गई। तो एक बार 10 के सामने यहां 10 बनेगा, इसी में यहां 10 के सामने ये बन जाएगा, तो एक मांग वक्र यहां होगी, एक मांग वक्र यहां होगी। ठीक है, तो ये मांग वक्र में शिफ्ट देखा जाता है, एक बदलाव देखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इसको आप समझ के चलेंगे। तो वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा में उपभोक्ता की आय पर भी निर्भर करती है, जाहिर सी बात है। तो वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है तो आय बढ़ने से मांग बढ़ जाती है। फिर आता है धन का वितरण, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था में या समाज में सबको बराबर धन का वितरण जितना ज्यादा किया जाएगा, सबके पास अगर परचेजिंग पावर होगा, सबके पास अगर साधन होंगे तो मांग अधिक होगी, नहीं होंगे तो मांग कम होगी। तो समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित किया करता है। यदि धन का वितरण असमान है, मतलब अगर सबको समान वितरण नहीं मिल रहा, सबको पैसा नहीं मिल रहा है, तो या धन का कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही केंद्रित है, तो विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, है ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर कुछ लोगों के पास ही धन है, बाकी लोगों के पास नहीं है, तो जितनी भोग विलास की चीजें हैं, जिनके पास पैसा रहेगा वो इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर धन का समान वितरण किया जाएगा, सभी लोगों को पैसा दिया जाएगा, तो आवश्यक चीजों की मांग बढ़ेगी, सब लोग जो जरूरी चीजें हैं वो खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, मांग से इसका भी बहुत सही संबंध है। उसके अलावा आता है उपभोक्ता की रुचि या फैशन। तो अगर जो भी ऐसे वस्तुएं होंगी जिनको उपभोक्ता ज्यादा पसंद कर रहा है, या जो नए ट्रेंड में फैशन में दिखाई दे रहा है, या जिसका इस्तेमाल सब लोग कर रहे हैं, तो उसकी जैसे मान लीजिए लेट सपोज की या इसको उपभोक्ता की रुचि और इसको तकनीक के साथ भी जोड़ सकते हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट। मान लीजिए अभी 4G चल रहा है, 5G आ गया, तो 5G फोन्स की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। तो अगर तकनीक में कोई सुधार हो गया, लोगों की रुचि एक तरफ बढ़ रही है, तो वहां मांग बढ़ेगी, अन्यथा मांग घटेगी। तो उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, आदत, रीति रिवाज के कारण भी मांग प्रभावित होती है। जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ती है, उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो यदि लोग कॉफी को चाय की अपेक्षा अधिक पसंद करें तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल में आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं। अब संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, मैं ऑलरेडी आपको संबंधित वस्तुओं के बारे में बता चुका हूं, कौन कौन सा, स्थानापन्न और कौन सा पूरक। ये दो वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग कैसे परिवर्तित होती है हमने देख लिया है। जैसे स्थानापन्न में मान लीजिए गेहूं और चावल या चाय और कॉफी है, तो उसमें एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ घट जाए तो दूसरे वस्तु की मांग कैसे बढ़ेगी घटेगी आपको अच्छी तरह पता है। तो किसी वस्तु की मांग संबंधित वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होती है। प्रतिस्थापन वस्तु जैसे चाय तथा कॉफी में यदि चाय की कीमत में कमी होगी तो कॉफी की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अब कॉफी के स्थान पर चाय का प्रयोग अधिक करने लगेंगे। यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। पूरक वस्तु जैसे कार और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कार की मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत पेट्रोल की कीमत कम होने पर कार की मांग बढ़ जाएगी। सीधी सीधी एकदम, अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण है। यहां भी कीमत की बात की गई है, पर संबंधित वस्तु की कीमत की बात की गई है, उस वस्तु की कीमत की बात नहीं की गई है जिसकी मांग घटेगी बढ़ेगी। ठीक बात, ये ध्यान रखिएगा। जनसंख्या, जाहिर सी बात, अगर किसी देश की जनसंख्या अधिक होगी तो मांग अधिक हो जाएगी वहां पर। हाँ, ये एक और इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा, यानी एक्सपेक्टेड चेंज इन द फ्यूचर, एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस इन कमिंग फ्यूचर। मान लीजिए अगर किसी वस्तु की, जैसे मान लीजिए त्योहार आने वाले हैं, तो सबने कहा कि भाई दिवाली में खूब मिठाइयां बिकती हैं, तो चीनी का दाम एकदम बढ़ने वाला है। तो अब उस समय उस वस्तु की मांग अचानक बढ़ जाएगी। लोग सोचेंगे मैं खूब ज्यादा स्टॉक कलेक्ट करके रख लूं, चीनी का खूब ज्यादा अपने पास सेव करके रख लूं, ताकि आगे मुझे चीनी की कमी ना हो अगर दाम बढ़ता भी है तो भविष्य में अगर किसी चीज की कीमत बढ़ने वाली होती है तो उसकी मांग अभी बढ़ जाती है। तो भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने की आशा है उसकी मांग बढ़ जाएगी, और भविष्य में जिन वस्तुओं की कीमत कम होने की आशा है वर्तमान में मांग कम हो जाएगी। फिर आता है सरकारी नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब सरकारी नीति क्या है? सरकारी नीति से संबंधित जो भी, अगर गवर्नमेंट की ऐसी नीतियां हैं कि लोगों के पास पैसा ज्यादा बच रहा है, लोगों महंगाई कम हो रही है, तो मांग ज्यादा बढ़ेगी, नहीं तो मांग कम हो जाएगी। तो यदि सरकार करों में वृद्धि करती है, मान लीजिए सरकार ने बहुत टैक्स लगा दिया, जब टैक्स लगाता है सरकार तो लगाती है, तो लोगों की प्रायोज्य आय जो होती है, डिस्पोजेबल इनकम जिसको कहते हैं, मतलब कर भरने के बाद, मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए हैं, अब 100 रुपए में आपने 10 रुपए दे दिए हैं टैक्स, तो आपके पास असली में इनकम कितना बचा? प्रायोज्य आय 90। तो अगर टैक्स ज्यादा लगेगा तो ये आय आपके पास कम होगी, तो मांग कम हो जाएगी, और सरकार अगर टैक्स ज्यादा कम लगाएगी तो ज्यादा आप मांग बढ़ा सकते हैं। तो यदि सरकार करों में वृद्धि करती है तो आय में कमी के परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग घट जाएगी। और यदि सरकार क्या कर दे? टैक्सेस को कम कर दे, हमें जो आपके ऊपर कर लगा रही है वो कम कर दे, तो आपके पास ज्यादा इनकम होगा, आप ज्यादा मांग करेंगे। जलवायु भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जिसको क्लाइमेट कहते हैं, कि वस्तु की मांग होगी कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के रेगिस्तान में अगर ऊनी शॉल बेचने जाएं तो कितने लोग खरीदेंगे? बहुत कम चांसेस हैं।
या आप लेट सपोज मान लीजिए कि गर्मी के बहुत सारे कपड़े आप गुलमर्ग की पहाड़ी और बर्फ वाले इलाके में बेचें, या वहां के बड़े बड़े कोट जो हैं वो लाकर आप मध्य प्रदेश में बेचें, तो हो सकता है कि कम बिके। तो जहां जैसी जलवायु रहती है वहां उस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, उस चीज की मांग ज्यादा की जाती है। तो जैसे ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में गर्म कपड़ों की मांग ज्यादा होगी और गर्म वाले में ठंड कपड़ों की ज्यादा होगी। यह थी कहानी मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को। उसमें मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक जो पार्ट है कीमत वाला वो अलग है, और कीमत के अलावा बाकी जो पार्ट है वो अलग है। कीमत के कारण जो मांग वक्र होता है, कीमत के कारण मांग वक्र में ऊपर नीचे का मूवमेंट देखा जाता है, आगे मैं उस टॉपिक में समझाऊंगा। और कीमत के अतिरिक्त जो अन्य कारण हैं वो मांग वक्र में शिफ्ट करते हैं या मांग वक्र में वृद्धि या कमी करते हैं, दाईं और बाईं और उसमें शिफ्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे मांग तालिका एवं मांग वक्र का। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मांग तालिका और मांग वक्र का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जब दिखाते हैं कि कीमत और मांग में एक नकारात्मक संबंध है और विभिन्न विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता अलग अलग मांग कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया ये है आपकी कीमत और ये है आपकी मांग। कल मैंने बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र भी आपको बता दिया था। अच्छा, इसी सेशन में तो हमने डिस्कस किया बल्कि, ठीक है। तो कीमत मान लीजिए लेट सपोज 10 से 20 हो गई, मांग 20 से 10 हो गई। अब ये जो मैंने आपको सारणी बना के दिखाई है ये क्या है? ये मांग तालिका है, ठीक बात। और मैं इसी चीज का एक वक्र खींच दूं यहां पर ऐसे, मांग वक्र, ये हो गया मांग वक्र, ठीक बात है। यही यहां पर चर्चा किया जा रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो मांग तालिका किसी निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मांगी जाती है। यानी अलग अलग कीमतों पर वो मात्राएं जो लोग मांग रहे हैं किसी भी वस्तु की, वो मांग कहलाती है। जैसा मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया था, ठीक है। जैसे ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है कि अन्य अन्य कीमतों पर कितनी मांग कोई व्यक्ति कर रहा है, तो ये हो जाती है मांग तालिका, ठीक। इस प्रकार मांग तालिका किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उन पर मांगी गई मात्राओं के बीच फलनात्मक संबंध को भी दिखाता है। वो ये भी बताता है कि वस्तु की जो मांग है वो अलग अलग कैसे वस्तु की जो मांग है वो विभिन्न विभिन्न कीमतों पर क्या हो रही है, यानी अलग अलग कीमत पर क्या मांग वो मांग रहा है। मांग तालिका दो तरह की होती है। एक व्यक्तिगत मांग तालिका, जो मैंने आपको शुरू में बताई कि एक व्यक्ति की होगी। तो व्यक्तिगत मांग तालिका वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची होती है जो एक व्यक्ति या उपभोक्ता किसी विशेष द्वारा बाजार में विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है। जब कोई एक व्यक्ति कोई एक वस्तु की मांग करता है अलग अलग कीमतों पर, उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। जैसे ये चीनी की कीमत है और ये उसकी मांगी गई मात्रा है, तो ये किसी एक व्यक्ति ने की है, तो इसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे। और इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को अगर हम इसी तालिका को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, जैसे मान लीजिए ये कीमत है और ये मांग है, तो इधर हम प्राइस ले लें और इधर डिमांड ले लें, और इसको जब ड्रॉ करेंगे तो आपका ये मांग वक्र ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये व्यक्तिगत मांग वक्र हो जाएगा। और इससे पहले आपने क्या देखा था, ये व्यक्तिगत मांग तालिका है, ये व्यक्तिगत मांग वक्र है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो बताया ही है व्यक्तिगत मांग तालिका। बाजार मांग तालिका क्या है? किसी वस्तु की व्यक्तिगत मांग तालिकाओं की सहायता से संपूर्ण बाजार की मांग तालिका ज्ञात की जा सकती है। यानी एक एक व्यक्ति की मांग आप ऐड कर लीजिए और उससे पूरे बाजार की मांग तालिका निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि राम की मांग, श्याम की मांग, दोनों को जोड़ के बाजार मांग, बिल्कुल वही बात अभी हमने डिस्कस किया है। तो बाजार मांग तालिका किसी वस्तु की वह निश्चित कुल मांग है जो संपूर्ण बाजार में सभी क्रेताओं की मांगों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो किसी एक बाजार में सभी क्रेताओं की अगर मांग को आप जोड़ दीजिए तो जो मांग निकल के आएगी वो बाजार मांग कहलाती है। जैसे यहां देख लीजिए, ये है कीमत यानी प्राइस, ठीक। ये ए व्यक्ति द्वारा, ये बी व्यक्ति द्वारा, ये सी व्यक्ति द्वारा, और सबको हमने जोड़ के क्या निकाल लिया, बाजार मांग, ठीक। और हम इसको एक ही ग्राफ पे ऐसे 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 करके दिखा भी सकते हैं, अभी हमने बना के दिखाया था, ठीक है जी। तो बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? अच्छा जी, ठीक है। फिर आते हैं मांग वक्र के बारे में, बिल्कुल सिंपल। तो जब मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो मांग वक्र प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने यहां एक तालिका बनाई है, मैंने फिर बना देता हूं, मैं इसीलिए कोई जानबूझ के पहले से इमेज नहीं लगाता हूं, मैं आपके सामने ग्राफ करके दिखाता हूं ताकि आप सीख जाएं। कीमत है और ये मांग है, ठीक। तो कीमत हमने यहां 5 से 10 कर दी, मांग हमने यहां 10 से 5 कर दी। अब आइए इसको खींचते हैं, तो ये रहा जी, ये x, ये y, यहां ले लीजिए कीमत, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, मैं तो सिंपल आपको समझाने के लिए ताकि आप ग्राफ बनाना सीख जाएं। और एग्जाम में जितना सिंपल नंबर से आप ग्राफ अच्छा बना लें उतना ही आपके लिए बेहतर है। 5 और 10, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई
टेढ़ा मेढ़ा नंबर ले लेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, नहीं, ग्राफ ही सही होना चाहिए। 5 पे 10 है, ये 5 है और ये 10 है, ये हो गया ऐसे, और कीमत बढ़ी है तो मांग घटेगी, तो फिर क्या हो गया, ये 10 से 5, अब ये 10 पे 5 हो गया, ठीक, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ऊपर की तरफ। तो इसको कहते हैं मांग का संकुचन। मतलब जब कीमत के बढ़ने से मांग घट जाए तो मांग वक्र नीचे से ऊपर की तरफ चली जाती है, इसे मांग वक्र का संकुचन कहते हैं, ठीक है ना, मांग में संकुचन कहते हैं, और ऊपर की तरफ संचलन हो रहा है इसका। तो ये मांग वक्र है, वो तो आगे मैं चर्चा करूंगा। ये मांग वक्र, ये मांग तालिका है, और ये क्या है, मांग वक्र है। कह सकते हैं आप कि मांग तालिका का रेखा क्षेत्रीय प्रस्तुतिकरण जो है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। तो मान जो ये तालिका होती है उसको जब हम दिखाते हैं एक कर्व के द्वारा तो वो क्या हो जाती है, वो बन जाती है अपने आप में मांग वक्र। ठीक बात। मांग तालिका के भांति मांग वक्र भी दो तरह का होता है, एक व्यक्तिगत मांग वक्र, एक बाजार मांग वक्र। मैंने शुरू में ही डिटेल में आपको बताया है। व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर खींचा गया वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र, तथा बाजार तालिका के आधार पर खींचा गया वक्र बाजार मांग वक्र होता है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आपको अभी समझाया है। तो ये थी वो बेसिक जानकारियां मांग से संबंधित जो आपको जाननी बेहद जरूरी थी। मांग क्या होता है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग के वक्र कौन कौन से, मतलब व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको मांग के बारे में पता होनी ही चाहिए। अब अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे कि ये जो मांग वक्र है इसमें परिवर्तन किस किस प्रकार का देखा जाता है। मांग वक्र में संचलन क्या होता है, मांग वक्र में परिवर्तन यानी कि कमी या वृद्धि क्या होती है, संकुचन और विस्तार, कमी और वृद्धि, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसको देखेंगे। इससे सारे कंफ्यूजन जो आपके होंगे उसको दूर करेंगे, और फिर हम आगे अलग अलग मांग की लोच, मांग की कीमत लोच की भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल निःशुल्क कवर किए जा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या इसके यूट्यूब मंच से आप ये सारे कोर्सेज फ्री में पढ़ सकते हैं। सीबीएसई हिंदी, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, हिंदी मीडियम, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब कुछ। आपको कोई कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ये 100% फ्री है। और जो हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक दिए हुए हैं, और नोट्स के भी लिंक्स आपको अवेलेबल हैं, जिन नोट्स के सहारे आप बहुत आसानी से एग्जाम में पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो सोशल मीडिया हैंडल है, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको जरूर फॉलो करते रहिए ताकि आप बेहतर से बेहतर सारे अपडेट्स आप तक मिलते रहें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।